कंप्यूटर नेटवर्क सीखने की इस सीरीज़ के 28th वीडियो में आज हम एप्लीकेशन लेयर के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स जो कि हैं SMTP और DNS, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में, जो कि इस सीरीज़ का 27वां वीडियो था, उसमें हमने समझा था कि एप्लीकेशन लेयर क्या होती है और एप्लीकेशन लेयर के फंक्शंस क्या होते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो को आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले प्रोटोकॉल से, जो कि है SMTP। तो SMTP का पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये प्रोटोकॉल उपयोग होता है मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। जैसे कि हमने शुरुआत में देखा कि एप्लीकेशन लेयर के दो प्रमुख प्रोटोकॉल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। तो SMTP क्या है? एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है जो ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग करके हम क्या करते हैं? ईमेल भेजते हैं। SMTP का उपयोग मुख्यतः क्लाइंट से मेल सर्वर और फिर मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर तक ईमेल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इस बात को समझने के लिए मुझे आपको एक डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये बात समझने में आसान रहेगी। तो एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास जीमेल क्लाइंट है। ठीक है, क्या है हमारे पास? जीमेल क्लाइंट है। ठीक है, जीमेल क्लाइंट मतलब कि हमने अपने ब्राउज़र में या अपने मोबाइल में जो जीमेल का ऐप होता है, ठीक है, उसको हमने, जो मेल ऐप होता है, M बना होता है, उसको हमने ओपन किया। ठीक है, इसको हम ईमेल क्लाइंट कहते हैं। और अगर ये ईमेल क्लाइंट जीमेल का है तो हम उसे जीमेल क्लाइंट कहेंगे। ठीक है, तो अब हम इस बात को समझते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि SMTP का उपयोग मुख्यतः क्लाइंट से मेल सर्वर। तो ये हमारा जीमेल क्लाइंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये जीमेल क्लाइंट बनाया। इस जीमेल क्लाइंट से मेल सर्वर मतलब जीमेल का जो सर्वर होगा, ठीक है, जीमेल का सर्वर, ठीक है, वहाँ तक मेल भेजने में और फिर मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर तक ईमेल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। अब इस मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर में हमें क्यों ट्रांसफ़र करना है ईमेल? वो हमें तब करना पड़ेगा। हम इसको दो सिनेरियो से समझते हैं। पहला सिनेरियो है कि हमारा ईमेल आईडी है abc@gmail.com और जिसको हम ईमेल भेजना चाह रहे हैं उसका ईमेल आईडी है xyz@gmail.com। अगर ये सिनेरियो है, ठीक है, कि हमारा ईमेल आईडी abc@gmail.com है और जिसको मेल भेजना है उसका ईमेल आईडी किसका क्या है? ये है हमारा टू है और ये हो गया फ्रॉम। ठीक है, हम भेज रहे हैं और जिसको भेज रहे हैं, तो दोनों एक ही मेल सर्वर के अंदर हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? अपना मेल क्लाइंट खोला और उसको हमने मेल कर दिया। तो मेल कहाँ जाएगा? जीमेल के सर्वर में जाएगा और जीमेल के सर्वर में जाके वो मेल जो होगा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और जो भी क्लाइंट है उसको जब मेल चेक करने का मन करेगा तो वो अपना जीमेल क्लाइंट ओपन करेगा और जीमेल सर्वर में जाके अपना मेल वो चेक कर लेगा जो हमने उसको भेजा है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सिनेरियो। अब दूसरा सिनेरियो क्या है कि हमारा जो ईमेल आईडी है फ्रॉम, ठीक है, वो है abc@gmail.com। ठीक है, ये हमारा ईमेल आईडी है और हमें जिसे ईमेल भेजना है उसका ईमेल आईडी हम मान लेते हैं कि उसका ईमेल आईडी है कुछ ही मान लेते हैं cde@yahoo.com। ठीक है, जिसे हमें ईमेल भेजना है वो क्या है? cde@yahoo.com। ठीक है, तो हमने अपना क्लाइंट ओपन किया, हमने अपना जीमेल क्लाइंट ओपन किया और हमने मेल लिखा और मेल लिख के हमने सेंड कर दिया। अब वो मेल गया पहले कहाँ पे? जीमेल सर्वर में, और जीमेल सर्वर में चेक किया गया कि ये मेल तो याहू सर्वर के लिए है। ठीक है, वो जीमेल सर्वर में क्यों गया? क्योंकि हमने जो अपना अकाउंट बनाया है वो जीमेल में ही बनाया है, इसलिए पहले जो हमारा मेल है वो कहाँ जाएगा? जीमेल सर्वर के पास जाएगा। अब जीमेल सर्वर क्या करेगा? इस मेल को याहू के सर्वर में, याहू के मेल सर्वर में इस ईमेल को क्या करेगा? फॉरवर्ड कर देगा और मेल जो है वो याहू के, ठीक है, याहू के मेल सर्वर में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है
कि SMTP का उपयोग मुख्यतः क्लाइंट से मेल सर्वर और फिर मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर तक ईमेल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद SMTP कैसे काम करता है, इस बात को अगर हम डिटेल में देखें तो जो पहला स्टेप है वो है कि आप जीमेल, आउटलुक, याहू या किसी ईमेल ऐप से मेल लिखते हैं। तो आपने कोई भी ईमेल ऐप खोला, ठीक है, अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में, और आपने एक मेल लिखा। ठीक है, SMTP उस मेल को मेल सर्वर तक पहुंचाता है। तो SMTP क्या करेगा, उस मेल को कहाँ पहुंचाएगा, मेल सर्वर में पहुंचाएगा। मेल सर्वर में ये मेल पहुंच गया। ठीक है, यदि रिसीवर उसी सर्वर पर है तो वहीं डिलीवर कर देगा। तो अगर रिसीवर जिसको हम मेल भेज रहे हैं वो उसका अकाउंट भी इसी सर्वर में है तो मेल यहीं पे डिलीवर हो जाएगा, यहीं पे मेल स्टोर हो जाएगा। यदि रिसीवर किसी दूसरे सर्वर पे है, रिसीवर अगर कोई दूसरे सर्वर पर है तो SMTP इंटरनेट के जरिए उसे दूसरे सर्वर तक फॉरवर्ड कर देगा। तो SMTP क्या करेगा, उस मेल को दूसरे सर्वर में फॉरवर्ड कर देगा जिस सर्वर में भी रिसीवर का अकाउंट है। ठीक है, तो इस तरीके से SMTP का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, मेल को ट्रांसफ़र करते हैं। SMTP का एग्जांपल है, यदि आप जीमेल से कोई मेल भेजते हैं, जीमेल से हम कोई मेल भेज रहे हैं तो SMTP सर्वर क्या करेगा, उसे जीमेल सर्वर तक पहुंचाएगा और जीमेल सर्वर देखेगा कि अगर वो उसी मेल सर्वर का है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी और मेल सर्वर का है तो रिसीवर ईमेल सर्वर तक उसे पहुँचाएगा और बाद में रिसीवर चाहे तो उस मेल को एक्सेस कर सकता है। अब SMTP के पोर्ट नंबर्स क्या क्या हैं। SMTP का जो सबसे डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, जो सबसे जनरल पोर्ट है वो 25 है। जब भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि SMTP का पोर्ट नंबर क्या है तो आप 25 पे ही टिक लगाइए हमेशा। और इस पोर्ट नंबर का उपयोग करके ईमेल सर्वर से ईमेल सर्वर में मेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। और जब हम 25 पोर्ट नंबर का उपयोग करके मेल भेजते हैं तो अनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होता है। और उसी तरीके से एक और पोर्ट नंबर होता है जो कि SMTP द्वारा उपयोग किया जाता है, 465, जो कि SMTPS होता है, मतलब सिक्योर SMTP होता है। एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित ईमेल ट्रांसफ़र करने के लिए इस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा एक और पोर्ट है 587, जो कि मॉडर्न स्टैंडर्ड पोर्ट है। क्लाइंट से ईमेल सर्वर तक सुरक्षित रूप से मेल भेजने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों पोर्ट्स का सिचुएशन के हिसाब से SMTP उपयोग करता है और मेल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं SMTP की मुख्य विशेषताओं को। SMTP क्या करता है, केवल ईमेल भेजने के लिए प्रयोग होता है, मतलब सिर्फ ईमेल ट्रांसफ़र करने के लिए, ईमेल को सिर्फ ट्रांसफ़र करने के लिए हम SMTP सर्वर का या SMTP प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ ट्रांसफ़र करने के लिए SMTP का उपयोग किया जाता है, लेकिन अगर हमें ईमेल को एक्सेस करना है, ईमेल को हमें देखना है, तो ईमेल को एक्सेस करने के लिए दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, POP और IMAP। ये दोनों प्रोटोकॉल IMAP, ठीक है, IMAP, ये दोनों प्रोटोकॉल उपयोग होते हैं ईमेल को एक्सेस करने के लिए। एक बार जो ईमेल है वो आपके ईमेल सर्वर में आपका मेल आ गया है, तो अगर आपको उस मेल को चेक करना है, आपको उस मेल को देखना है, तो देखने के लिए जो प्रोटोकॉल उपयोग होगा वो POP या IMAP होंगे। POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक प्रोटोकॉल की सहायता से आप अपने मेल को चेक कर सकते हैं। SMTP जो होता है वो पुश प्रोटोकॉल है। पुश प्रोटोकॉल मतलब कि SMTP जो है वो इंटरनेट में मेल को पुश करता है, मतलब भेजता है, धक्का देता है। ठीक है, और ये दोनों प्रोटोकॉल क्या कहलाएंगे, पुल प्रोटोकॉल कहलाएंगे। इनकी सहायता से हम ईमेल को पुल करते हैं, मतलब हम खींचते हैं, देखते हैं ईमेल को। ठीक है, इसमें डेटा को टेक्स्ट फॉर्मेट में ट्रांसफ़र किया जाता है, किसमें, SMTP में, और रिसीवर की ईमेल आईडी की जांच करता है, कौन, SMTP। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप ईमेल करते हैं, तो जब भी आप रिसीवर की ईमेल आईडी एंटर कराते हैं, तो अगर ईमेल आईडी गलत होती है तो आपको खुद मैसेज दिख जाता है और उस ईमेल आईडी पे मेल डिलीवर नहीं होता। ठीक है, मेल तभी जाएगा जब ईमेल आईडी सही होगी। ठीक है, उसके बाद अब जो अगला प्रोटोकॉल है एप्लीकेशन लेयर का वो है DNS। फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो DNS का पूरा नाम क्या है, डोमेन नेम सिस्टम है। DNS वह प्रोटोकॉल है जो डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलता है।
तो डोमेन नेम सिस्टम का उपयोग करके क्या होता है कि हम डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलते हैं। जैसे हमने अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में ब्राउज़र ओपन किया और ब्राउज़र में हमने एंटर किया www.google.com, ठीक है। तो ये तो URL है, ये तो डोमेन नेम है जो कि हमारे ह्यूमंस के याद रखने के लिए बनाया गया है। लेकिन जो इंटरनेट में कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन तो आईपी एड्रेस के माध्यम से होता है, आईपी एड्रेस के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। तो हमें इस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है। ये वैसा ही है जैसे आपके मोबाइल में जो नंबर्स होते हैं उनको आप नाम से सेव करते हैं। मोबाइल में जो भी नंबर्स होते हैं उनको आप नाम से सेव करते हैं, और जब भी आपको किसी को फ़ोन लगाना होता है तो आप नाम पर क्लिक करते हैं, ठीक है। आप नाम पर टैप करते हैं और बैकएंड में क्या होता है, वो जो नाम होता है वो नंबर में बदलता है और आपकी कॉल जो है कनेक्ट होती है, ठीक है। उसी तरीके से इंटरनेट में होता है कि हम अपना डोमेन नेम लिखते हैं जिस भी वेबसाइट को हमें एक्सेस करना है, और बैकएंड में वो डोमेन नेम जो है वो आईपी एड्रेस में बदलता है। और आईपी एड्रेस में बदलने का जो काम होता है वो डीएनएस द्वारा किया जाता है, डोमेन नेम सिस्टम द्वारा किया जाता है ये काम। हम सभी वेबसाइट को नाम से जानते हैं जैसे www.google.com, लेकिन नेटवर्क उन्हें आईपी एड्रेस से पहचानता है, ठीक है। तो वेबसाइट जो है इंटरनेट में कैसे पहचाना जाता है, आईपी एड्रेस से पहचाना जाता है। डीएनएस नाम को आईपी में बदलकर नेटवर्क को वेबसाइट का पता देता है। तो डीएनएस क्या करता है, वो नाम को, ठीक है, जो कि हमारा डोमेन नेम है उसको बदलता है किसमें, आईपी एड्रेस में, ठीक है। आईपी एड्रेस में बदलकर नेटवर्क को वेबसाइट का पता देता है, ठीक है। और आईपी एड्रेस की सहायता से ही उस वेबसाइट की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। अब डीएनएस का एग्जांपल देख लेते हैं कि जब आप अपने ब्राउज़र में www.youtube.com टाइप करते हैं तो आपका सिस्टम डीएनएस सर्वर से पूछता है कि youtube.com का आईपी क्या है, ठीक है। तो जैसे ही आपने क्या किया, अपने मोबाइल के ब्राउज़र में या कंप्यूटर के ब्राउज़र में आपने youtube.com टाइप किया तो आपका जो सिस्टम है, ठीक है, आपका जो डिवाइस है मोबाइल कंप्यूटर, वो डीएनएस सर्वर से, किससे, डीएनएस सर्वर से पूछता है कि youtube.com का आईपी क्या है। अब डीएनएस सर्वर कहाँ पे होता है, तो डीएनएस सर्वर जनरली होता है आईएसपी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आईएसपी मतलब क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे एयरटेल है, ठीक है, जियो है, ये सब क्या कहलाते हैं, आइडिया है, ये सब कहलाते हैं आईएसपी, ठीक है। तो आप जिस भी आईएसपी से जुड़े हुए हैं वो आपको एक डीएनएस का पता देता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। जब भी आप जो है इंटरनेट चलाएंगे और जब भी इंटरनेट में आप कोई डोमेन नेम डालेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र होगा वो उस डीएनएस सर्वर के पास में उस डोमेन नेम को भेजता है और डीएनएस सर्वर से पूछता है कि इस डोमेन नेम के लिए आईपी एड्रेस क्या है। डीएनएस सर्वर जवाब देता है यह रहा आईपी एड्रेस, और अब आपका ब्राउज़र सीधे उस आईपी एड्रेस से कनेक्ट होकर वेबसाइट को खोलता है, ठीक है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है डीएनएस के माध्यम से। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है कौन, डोमेन नेम सिस्टम। तो इसके बाद अब हम समझते हैं कि डीएनएस कैसे काम करता है। डीएनएस कैसे काम करता है अभी हमने बाकी ऊपर एग्जांपल में देखा है, लेकिन ये तब देखा है जब हमें डीएनएस सर्वर से हमने पूछा कि यूट्यूब का आईपी एड्रेस क्या है और डीएनएस सर्वर ने हमें तुरंत बता भी दिया, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप कोई जब नई वेबसाइट ओपन करेंगे, नई वेबसाइट एक्सेस करेंगे, तो उस टाइम आपके डीएनएस सर्वर को उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस नहीं पता होगा। तब क्या क्या होता है वो हम इस प्रोसेस में समझेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि डीएनएस सर्वर को जिस वेबसाइट के बारे में आप जानना चाह रहे हैं उसका आईपी एड्रेस नहीं पता, तो लगभग ये 6 स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स का यूज़ करके जो आपका डीएनएस सर्वर होता है वो उस पर्टिकुलर डोमेन नेम का आईपी एड्रेस पता करता है, ठीक है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये मैंने यूज़ की है indusphase.com से, बहुत अच्छी वेबसाइट है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और डीएनएस के बारे में और डिटेल में समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली आपको इस पहले डायग्राम से समझाऊं उसके बाद में हम टेक्स्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे यूज़र है। यूज़र मतलब हमने क्या किया, अपना ब्राउज़र ओपन किया और अपने ब्राउज़र में example.com हमने टाइप किया, ठीक है। अगर ये example.com ना होता, facebook.com होता, youtube.com होता, flipkart.com होता,
तो हमारा जो DNS रिजॉल्वर होता है उसको गारंटीड पता होता कि youtube.com का IP एड्रेस क्या है और वो हमें तुरंत IP एड्रेस दे देता। लेकिन अगर हम example.com ओपन कर रहे हैं, जो कि मान लेते हैं हम कि नई वेबसाइट है, जो कि अभी नई ऑनलाइन हुई है, तो हो सकता है कि हमारे DNS रिजॉल्वर को इस वेबसाइट का IP एड्रेस ना पता हो। तो हमारा DNS रिजॉल्वर क्या करेगा, ये पूछेगा रूट सर्वर से, ठीक है। रूट सर्वर का एड्रेस DNS रिजॉल्वर को पता होगा। तो हमारा DNS रिजॉल्वर अब क्या करेगा, हमारा DNS रिजॉल्वर जो है वो रूट DNS सर्वर को मैसेज करेगा। हमारा DNS रिजॉल्वर रूट DNS सर्वर को मैसेज करेगा कि मेरे पास एक क्वेरी आई है जिसमें जो डोमेन नेम है वो है example.com और इसका IP एड्रेस मुझे नहीं पता, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए इसका IP एड्रेस फाइंड करने के लिए। तो रूट DNS सर्वर क्या होता है, रूट DNS सर्वर रूट है, ठीक है। ये क्या है, रूट है। रूट को सब पता होता है। रूट को क्या क्या पता है, रूट को पता है कि .com के सारे वेबसाइट्स कहाँ पे हैं। रूट सर्वर को ये भी पता है कि .org वाले सारे वेबसाइट्स कहाँ पे हैं। रूट सर्वर को ये भी पता है कि .edu वाली वेबसाइट सारे कहाँ पे हैं। रूट सर्वर को ये भी पता है कि .mil मतलब .military वाली सारी वेबसाइट्स कहाँ पे हैं। और रूट सर्वर को सब पता है। रूट सर्वर को ये भी पता है कि .in मतलब इंडिया वाली वेबसाइट कहाँ पे है ना, .uk वाली वेबसाइट कहाँ पे है। तो रूट इसका नाम इसीलिए है, रूट इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये जानता है कि सभी तरह की वेबसाइट्स कहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो जैसे ही रूट DNS सर्वर ने ये क्वेरी देखी तो उसने देखा अच्छा .com मतलब कि .com TLD की तरफ इसको भेजना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं TLD मतलब टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो रूट सर्वर देखेगा कि example.com में आखिरी में क्या है, .com। इसका मतलब कि अगर मैं इस DNS रिजॉल्वर को ये बता दूं कि .com वाली सारी वेबसाइट्स कहाँ पे हैं, तो फिर ये अपना रास्ता आगे का ढूंढ लेगा। तो रूट DNS सर्वर क्या बोलेगा, रिप्लाई करेगा DNS रिजॉल्वर को और बोलेगा कि मुझे पूरा example.com का IP एड्रेस तो नहीं पता, लेकिन .com टॉप लेवल डोमेन का IP एड्रेस मुझे पता है, या मुझे ये पता है कि सारी .com वाली वेबसाइट्स कहाँ पे हैं। तो आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे पता करिए, आपको मोस्ट प्रोबेबली वेबसाइट मिल जाएगी। तो ठीक है, DNS रिजॉल्वर बोलेगा ठीक है। तो अब DNS रिजॉल्वर क्या करेगा, .com TLD नेम सर्वर से कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। .com TLD मतलब टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर से कांटेक्ट करेगा और वहाँ पे बोलेगा कि मुझे example.com जो डोमेन नेम है इसकी IP एड्रेस चाहिए, इसका IP एड्रेस मुझे चाहिए। तो .com TLD नेम सर्वर बोलेगा ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ मिलेगा। तो जो .com TLD नेम सर्वर होगा वो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर का एक उसको एड्रेस बता देगा, ठीक है। अथॉरिटेटिव नेम सर्वर मतलब कि इसी नेम सर्वर में अथॉरिटेटिव DNS रिजॉल्वर में ही इस वेबसाइट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो जो हमारा .com TLD नेम सर्वर होगा वो रिप्लाई करेगा और बताएगा कि ठीक है, ये जो वेबसाइट है ये मुझे पता है, आप एक काम करिए, ये अथॉरिटेटिव सर्वर का एड्रेस आपको दे रहा हूँ मैं, इस एड्रेस पे जाइए और इस एड्रेस पे आपको example.com नाम से सारे रिलेटेड जो भी पेजेस हैं वो सारे मिल जाएंगे। अब सारे रिलेटेड पेजेस मतलब क्या कि देखिए example.com नाम की एक वेबसाइट है, उसमें तो कई सारी सर्विसेज हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास google.com होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास google.com है। अब google.com की बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे वेब की सर्विस है, मेल की सर्विस है, तो हम क्या लिखते हैं mail.google.com, ठीक है। और उसके अलावा और क्या सर्विस है, मैप की सर्विस है, हम मैप देख सकते हैं गूगल मैप्स, तो maps.google.com, ठीक है। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती है ना। तो ये सारी सर्विसेज के लिए भी हमको IP एड्रेस चाहिए ना, तो इसीलिए जो .com TLD नेम सर्वर है वो क्या करेगा, एक अथॉरिटेटिव DNS रिजॉल्वर का एड्रेस देगा और वहाँ जाके आपको हर जो भी इनकी सर्विसेज होंगी इस example.com की, उससे रिलेटेड आपको क्या मिल जाएगा, IP एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो अथॉरिटेटिव DNS सर्वर होगा ये रिप्लाई करेगा एक IP एड्रेस और इस IP एड्रेस को DNS रिजॉल्वर जो है फिर वापस कर देगा किसको, यूज़र को, ठीक है। तो इस तरीके से अगर DNS रिजॉल्वर को किसी वेबसाइट का IP एड्रेस नहीं पता है तो इस तरीके से इस प्रोसेस को पूरा करके जो DNS रिजॉल्वर है वो IP एड्रेस फाइंड कर सकता है।
तो इसके बाद अब चलिए समझते हैं कि अगर एग्ज़ाम में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में हमसे पूछा गया कि डीएनएस कैसे काम करता है तो हम उसको स्टेप्स में लिख सकते हैं। हम बताएंगे सबसे पहला स्टेप है यूज़र रिक्वेस्ट। यूज़र ब्राउज़र में वेबसाइट का नाम लिखता है जैसे कि www.example.com, ठीक है। और जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, डीएनएस रिजॉल्वर वाला। कंप्यूटर यह नाम अपने नज़दीकी डीएनएस रिजॉल्वर से पूछता है कि इस वेबसाइट का पता क्या है, इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यूज़र ने अपने ब्राउज़र में टाइप किया और डीएनएस रिजॉल्वर से पूछ रहा है कि इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या है। अगर डीएनएस रिजॉल्वर को पता होता तो डीएनएस रिजॉल्वर क्या करता, बता देता कि इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस ये है। लेकिन अगर उसको नहीं पता तो क्या होगा, इसको अगर नहीं पता तो तीसरा स्टेप है रूट सर्वर। रूट सर्वर में क्या होगा कि अगर लोकल डीएनएस को जवाब नहीं पता होता तो वह रूट सर्वर से पूछता है example.com के बारे में आगे किससे पूछना चाहिए। वो पूछ रहा है किससे, रूट सर्वर से। कौन पूछ रहा है, ये डीएनएस रिजॉल्वर किससे पूछ रहा है, रूट सर्वर से, कि इस जो डोमेन नेम का आईपी एड्रेस अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो रूट सर्वर होगा वो बताएगा कि आप TLD सर्वर से कम्युनिकेट करिए। रूट सर्वर कहता है कि ये .com से जुड़ा नाम है, .com वाले टॉप लेवल डोमेन से आप पूछिए, ठीक है। तो टॉप लेवल डोमेन से बात करेगा कौन, डीएनएस रिजॉल्वर। तो टॉप लेवल डोमेन क्या बोलेगा, टॉप लेवल डोमेन बोलेगा कि ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर का एड्रेस बताता हूँ। TLD सर्वर असली मालिक जो कि अथॉरिटेटिव सर्वर होगा उसका पता बताता है, जो कहता है कि इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस ये है, ठीक है। और जैसे इसको आईपी एड्रेस मिल गया तो ये 6 स्टेप में क्या करेगा, रिस्पांस दे देगा किसको, यूज़र को। अब ब्राउज़र को सही आईपी एड्रेस मिल गया है और वो उस वेबसाइट को ओपन कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा डीएनएस सर्वर। अब डीएनएस सर्वर की विशेषताएं क्या है, डीएनएस की विशेषताएं, डीएनएस नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल सही। आसान नामों को नेटवर्क एड्रेस में बदलता है। तो जो नाम है वो आसान है किसके लिए, हमारे लिए, क्योंकि हम नाम को याद रख सकते हैं और आईपी एड्रेस को याद रखना हमारे लिए मुश्किल होता है। इसीलिए आसान नामों को नेटवर्क एड्रेस में बदलता है। नेटवर्क एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस। यूज़र के लिए इंटरनेट नेविगेशन को आसान बनाता है, ठीक है। तो अगर ये डीएनएस सर्विस ना होती तो यूज़र को इंटरनेट एक्सेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता, क्योंकि उसको हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद रखना पड़ता। डीएनएस हायरार्की में रूट, पहले रूट, फिर TLD, फिर अथॉरिटेटिव सर्वर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम पोर्ट नंबर्स की बात करें कि डीएनएस कौन सा पोर्ट नंबर उपयोग करता है, तो डीएनएस पोर्ट नंबर तो 53 उपयोग करता है। लेकिन अगर हम प्रोटोकॉल्स की बात करें तो डीएनएस UDP और TCP दोनों प्रोटोकॉल्स का उपयोग करता है और पोर्ट नंबर जो होता है वो 53 होता है। तो डोमेन नेम जो सिस्टम है वो UDP प्रोटोकॉल का उपयोग कब करता है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने जैसे साधारण क्वेरी के लिए UDP का उपयोग होता है। तो अगर सिंपल से क्वेरी है कि हमें डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना है तो UDP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाएगा। और जब डेटा ज़्यादा हो या UDP से जवाब पूरी नहीं आ पाता तब TCP का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ स्पेशल कंडीशंस में, जैसे कि जोन ट्रांसफ़र में, मतलब हमें बहुत सारा डेटा एक साथ ट्रांसफ़र करना है, तब TCP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, नहीं तो जनरली UDP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। और जो DNS का पोर्ट नंबर होता है वो 53 होता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम आज की इस वीडियो को कंक्लूड कर सकते हैं। हमने समझा कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमारे ईमेल को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से भेजने में मदद करता है। वहीं DNS हमें वेबसाइट को नाम से एक्सेस करने की सुविधा देता है, ठीक है। DNS की वजह से हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट्स को नाम से एक्सेस कर सकते हैं और उन्हें आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। DNS हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि अगर हमें आईपी एड्रेस याद रखना पड़ता तो हमारे लिए काम बहुत बढ़ जाता। दोनों ही प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसका उपयोग करके इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से भी अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।